बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो समास के भेदों पर आधारित है। इससे पहले की एक वीडियो में समास क्या है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होते हैं, समास और संधि में क्या अंतर होता है, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस लिंक को टच करके वह वीडियो देख सकते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। यहाँ पर एक स्मरण संकेत अर्थात एक सूत्र दिया गया है। इस सूत्र के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से इन समासों के नाम याद रख सकते हैं। देखिए, हम बताते हैं किस प्रकार से आप इस सूत्र के माध्यम से इन 6 समास के भेदों के नाम याद रख पाएंगे। समास के 6 भेद हैं, यह हम 6 से पता लग रहा है। ए से अव्ययी भाव समास, के से कर्मधारय समास, टी से तत्पुरुष समास और डी स्क्वायर है तो D1 से द्वंद्व समास और D2 से द्विगु समास और बी से बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हम इन 6 भेदों को, समास के 6 भेदों के नाम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम अव्ययी भाव समास पर बात करते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस अव्ययी भाव समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ ही प्रधान होता है, और अव्यय के संयोग होने के कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। अव्यय से क्या तात्पर्य है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, कारक, काल आदि का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, उनका रूप परिवर्तित नहीं होता, वे शब्द कहलाते हैं अव्यय। सभी उपसर्ग भी अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब हम अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है पूर्व पद है प्रति और उत्तर पद है दिन। इन दोनों को संयोग करके समस्त पद बना प्रतिदिन, और अगर हम इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रत्येक दिन। इसी प्रकार पूर्व पद आ और उत्तर पद जन्म, इन दोनों के संयोग से आ जन्म समस्त पद बनता है और इसका विग्रह होता है जन्म से लेकर। इसी प्रकार से यथा धन संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो, यह इसका विग्रह है। अनुधन रूप, अनुरूप अर्थात रूप के योग्य। भर पेट, इसका समस्त पद होगा भर पेट, विग्रह होगा पेट भरकर। हाथ धन हाथ, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ संज्ञा और विशेषण शब्द भी अव्ययी भाव समास में अव्यय की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, जैसे यहाँ पर हाथ धन हाथ, इसकी आवृत्ति 2 बार हो रही है और इससे बनने वाला समस्त पद हाथों हाथ, यह अव्यय पद बन जाता है, तो यह भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। हाथों हाथ, इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। इसी प्रकार घड़ी घड़ी, घर घर, ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रति, आ, यथा, अनु, ये क्या है? ये अव्यय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अव्ययी भाव को समझ सकते हैं। अब हम कर्मधारय समास की बात करते हैं। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य होता है। हम सब विशेषण और विशेष्य से परिचित हैं, या हम कह सकते हैं कि पूर्व पद जिसका विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, या पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार में हम उपमान उपमेय के विषय में बात कर चुके हैं।
तो हम लोग उपमान और उपमेय समझते हैं। उपमान होता है कि जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। अगर पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध हो, या पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की परिभाषा को याद रखने के लिए हम विशेषण विशेष्यम बहुलम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। विशेषण विशेष्यम बहुलम, यह कर्मधारय की परिभाषा को बहुत ही शॉर्ट रूप में याद रख सकते हैं इस प्रकार से। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता था और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और विग्रह करते समय समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो उसके दोनों पदों के बीच में के समान या है जो या रूपी, इस प्रकार से इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, कर्मधारय समास के यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे है नव युवक। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो नव है जो युवक। देखिए यहाँ पर समास समस्त पद का जब विग्रह किया तो है जो, यह इनके बीच में था, और नव नव जो है विशेषण है और युवक विशेष्य है। इसी प्रकार पीतांबर विग्रह करने पर है पीत है जो अंबर। पीत है जो अंबर का जब हमने समस्त पद किया तो वहां पर है जो का लोप हो गया, और पीत है विशेषण और अंबर है विशेष्य। इसी प्रकार परमेश्वर परम है जो ईश्वर। नील कमल नील है जो कमल। महात्मा महान है जो आत्मा। कनक लता कनक की सी लता। देखिए यहाँ पर उपमान उपमेय का संबंध है। यहाँ पर कनक उपमान है और लता उपमेय है। इसी प्रकार प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय। यहाँ पर प्राण जो है वह उपमान है और प्रिय जो है उपमेय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था, कर्मधारय भी उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास भी उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच में किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होता है। जिस भी कारक चिन्ह का लोप होता है उसी के आधार पर तत्पुरुष समास का नामकरण होता है। तो इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहले हम समझेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से। जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत, जब हमने इसका विग्रह किया तुलसी से कृत। देखिए यहाँ पर तुलसी से, यहाँ से जो है यह करण कारक का चिन्ह है, और जब हमने इसका समास किया तो इसका लोप हो गया। इसी प्रकार शराहत शर से आहत, यहाँ भी से करण कारक का चिन्ह है और समास करने पर इसका लोप हो गया है। तो इन दोनों में करण कारक करण तत्पुरुष समास है। राह खर्च, राह के लिए खर्च, के लिए जो है संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। राजा का कुमार राजकुमार, यहाँ पर का जो है संबंध कारक का चिन्ह है, तो राजकुमार में संबंध तत्पुरुष है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास को हम और विस्तार से आगे समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि कारक चिन्ह लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चिड़ी मार अर्थात चिड़िया को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। इन तीनों ही उदाहरणों में को चिन्ह का लोप हो रहा है, और को चिन्ह है कर्म कारक का, इसलिए इन तीनों में कर्म तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष आचार कुशल, आचार में आचार से कुशल। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। इन तीनों ही उदाहरणों में करण कारक के चिन्ह से का लोप हुआ है, इसलिए इन तीनों में करण तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सभा भवन, सभा के लिए भवन। इन तीनों में के लिए संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए इन तीनों में
संप्रदान तत्पुरुष है। आपादान तत्पुरुष की बात करें तो देश निकाला, इसका विग्रह होगा देश से निकाला। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। इन तीनों उदाहरणों में आपादान कारक के चिन्ह से का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष में विद्या अभ्यास, विद्या का अभ्यास। राजभवन, राजा का भवन। सेनापति, सेना का पति। इन तीनों ही उदाहरणों में संबंध कारक के चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए इन तीनों उदाहरणों में संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण देखें तो गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। नरोत्तम, नरों में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। इस प्रकार से इनका समास विग्रह होता है। तो जब हमने इनका समास किया तो इन तीनों ही उदाहरणों में अधिकरण कारक के चिन्ह में का लोप होता है, इसलिए इन तीनों उदाहरणों में अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब हम द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह वह द्विगु समास होता है। इसको याद रखने के लिए आप संख्या पूर्वो द्विगु, बस इतना याद रख लीजिए। संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। यहाँ पर द्विगु समास के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सप्ताह। सप्ताह का समास विग्रह करेंगे तो 7 दिनों का समाहार। देखिए यहाँ पर सप्त अर्थात 7, यह संख्यावाची शब्द है। इसी प्रकार सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, यहाँ पर भी सप्त और 7 ये संख्यावाची शब्द है। 2 पहर, 2 पैरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। दुअन्नी, 2 आनों का समाहार। इन सभी उदाहरणों में पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए यह इन सभी में द्विगु समास है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करें तो जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों या दोनों पद समान हों एवं दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। अभी हमने देखा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो इनमें और, या, एवं इस प्रकार के योजक हमें दिखाई देते हैं। इस समास को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे अपना पराया, जब हम इसका विग्रह करेंगे अपना और पराया। आटा दाल, आटा और दाल, यहाँ पर दोनों ही पदों की प्रधानता है। हम ये नहीं कह सकते कि आटा गौण है या दाल गौण है, अपना गौण है या पराया गौण है, दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान है। आशा निराशा, आशा और निराशा। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। माँ बाप, माँ और बाप। इस प्रकार यहाँ पर ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इन सब में दोनों पद प्रधान हैं और इन सब का विग्रह करने पर और योजक चिन्ह जो है हमें दिखाई दे रहा है। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अभी तक हमने देखा किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता था, किसी में उत्तर पद प्रधान होता था और द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते थे। लेकिन बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद जो है यहाँ पर प्रधान होता है। जो दोनों पद हैं वह अपना
स्थान छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसके उदाहरण है जैसे नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किनका है? शिव भगवान का। तो नीलकंठ कहते ही हमारे मस्तिष्क में शिव जी की छवि उभर आती है। नीला है कंठ, यहाँ पर नील और कंठ दो पद हैं। ये दोनों ही पदों का अर्थ यहाँ इनके नीलकंठ से इन दोनों ही पदों का अर्थ ज्ञात नहीं होता, अपितु नीलकंठ कहते ही शिव जी की जो है छवि हमारे दिमाग में बनती है कि नीलकंठ शिव जी के लिए प्रचलित शब्द है। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। लंबोदर शब्द जो है गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश जी का सूचक है। इसी प्रकार दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। महान है वीर जो अर्थात हनुमान। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीत है अंबर जिनका अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। इस प्रकार इन उदाहरणों में हमने देखा कि ना तो इनमें पूर्व पद की प्रधानता है, ना ही उत्तर पद की, बल्कि कोई तीसरा पद ही इनसे संकेतित होता है, कोई तीसरे पद ही इनसे अर्थ निकलता है। इस प्रकार से हमारे ये 6 भेद जो हैं समास के यहाँ पर पूरे होते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं इन सब समास के। आप इन सब को ध्यान से पढ़ें और इनका विग्रह करके समास विग्रह करने का अभ्यास करें। आशा है आप सबको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।